नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। बाज़ार में गिरावट तेज़ी से बनी हुई है यहाँ पे, काफ़ी समय से हम ये चीज़ देख रहे हैं। अगर मैं सिर्फ 2026 की बात करूँ, तो यहाँ पे निफ्टी 7.5% के आसपास गिर चुका है। सेंसेक्स की बात करें 9.5% के आसपास गिर चुका है ये। और मई में अभी तो काफ़ी हद तक गिरावट चल ही रही है। अप्रैल में थोड़ा बहुत इसमें देखा गया था कि गिरावट थमी थी, बाज़ार थोड़ा ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन मई आते-आते वापस ये गिरावट होना शुरू हो गई। अब ऐसे में लोगों के बीच में एक डर का माहौल है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से उन्हें पैसा लगाना चाहिए, कहाँ उन्हें पैसा लगाना चाहिए, कौन से सेक्टर्स में लगाना चाहिए। अब ऐसे में बहुत ही बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउस है, क्वांट म्यूचुअल फंड, उनके जो सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं संदीप टंडन जी, उनका ऐसा कहना है कि कोविड के बाद से इससे अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बाइंग के लिए कभी नहीं हो सकती है, उनका ऐसा कहना है। सर, अब मेरे साथ इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण शर्मा जी। सर, ये पूरा माहौल जो है इस वक़्त पोर्टफोलियोज़ रेड पड़े हुए हैं, लोग इतने कन्फ्यूज़्ड हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डर का माहौल है। अब ऐसे में यहाँ पे संदीप टंडन जी का ऐसा कहना कि कोविड के बाद से इस टाइप का जो माहौल है कि मतलब इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको कभी नहीं मिल सकती, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बाजार की स्थिति आपने बताई मुस्कान की। इस साल अब तक लगभग 9.25% के आसपास सेंसेक्स गिरा, 7.5% के आसपास निफ्टी में गिरावट आई है। और ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट देखेंगे तो लगातार पिछले लगभग आपको मैं एक चीज़ बताऊं, 27 सितंबर 2024 को मार्केट ने अपना हाई छुआ था। हुँ। उसके बाद से अक्टूबर से एक तरह से कहिए बाजार लगातार गिर रहा है। वन साइडेड हमने गिरावट देखी है। और इस पूरे टेन्योर में, इस पूरे पीरियड में कई ऐसे इवेंट आए। पहले टैरिफ का आया, उसके बाद ईरान की वॉर का आया, इजराइल की लड़ाई हुँ, हुँ। जो फिलिस्तीन में थी आपकी गाज़ा पे, वो हमने होती हुई देखी। और इन सब का इम्पैक्ट पूरे के पूरी जो दुनिया में अनसर्टनिटी है वो मार्केट्स पर दिखाई दिया। भारत के साथ एक बड़ी समस्या इस बात की रही कि एफआईआई लगातार सेलर, नेट सेलर बने हुए हैं और मार्केट को उस वजह से एक झटका जो है वो लगातार बना हुआ, उससे उबरने में बाजार को मुश्किल हो रही। हुँ। अब अप्रैल में थोड़ा बाजार रिकवर किया, जैसा हम लोगों ने देखा। लेकिन इस पूरे माहौल में जहाँ पे कि इन्वेस्टर्स का मूड एकदम गड़बड़ दिखाई दे रहा है, सेंटिमेंट्स निराशाजनक बने हुए हैं। संदीप टंडन कह रहे हैं कि ये मौका ऐसा मौका है जो आपको 2020 के बाद आया है। हुँ। इतना बड़ा मौका है। और आप याद कीजिए कोविड के वक्त पर, अगर मैं ठीक से मेमोराइज कर पा रहा हूँ, मार्च 2020 में मार्केट्स में तेज गिरावट शुरू हुई थी, बहुत शार्प। और तब सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। हुँ, हुँ। वो एक ऐसा वक्त था जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता पैदा हुई कि साहब इस कोविड से निपटा कैसे जाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन मार्च 2020 के बाद ही अगर आप देखेंगे तो अगले 5-6 महीने के भीतर ही बाजार ने रिबाउंड करना शुरू कर दिया। हुँ। 5-6 महीने के बाद ही मार्केट चढ़ने लगे। अब संदीप टंडन ये कह रहे हैं कि साहब ये वॉलेटिलिटी और पैनिक का वक्त जरूर है, लेकिन ये कोविड के बाद का सबसे बड़ा मौका है जहां पे कि आप बाजार में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। उन्होंने एक बात खास तौर पर कही है कि इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए। हुँ। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है, किसी इन्वेस्टर की जो भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है, आप उस पर बने रहें। ये मौका है पैसा लगाने का। 2-3 चीज़ें उन्होंने बहुत खास तौर पे कही हैं। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं इस वक्त। हुँ, हुँ। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे कि आपको अपॉर्चुनिटीज इस वक्त दिखाई देंगी। बहुत बड़ी सेलिंग हुई है तो जाहिर तौर पर वैल्यूएशन डाउन है, हुँ। प्राइसेस नीचे हैं। कई जो आपके स्मॉल कैप को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बड़ी गिरावट आई। हुँ, हुँ। हालांकि अप्रैल का महीना ऐसा रहा जब स्मॉल कैप जो शेयर हैं उनमें अच्छी खासी तेजी दिखाई दी है। हुँ, हुँ। और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि एक रिस्क यहाँ बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह उन्होंने सेलेक्ट जो मिड कैप्स हैं वहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि यहाँ पर भी एक बड़ा मौका हो सकता है। तो जाहिर तौर पर जब दुनिया के तमाम जो मार्केट्स के जानकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि क्या दुनिया आगे एक मुश्किल दौर में जाने वाली है, क्या ईरान और अमेरिका की लड़ाई अब एक नए फेज में दाखिल होगी, हुँ, हुँ। यहाँ से क्या युद्ध विराम होगा या नहीं, उस वक्त पर वो एक कॉन्ट्रा बेट बता रहे हैं कि साहब ये मौका ऐसा बड़ा मौका है जहां पे कि आप पैसा बाजार में लगा सकते हैं।
और वो ये बात खुद भी कह रहे हैं कि क्वांट जो है उसने अपना कैश अगर आप देखेंगे तो उसको होल्ड किया बाजार में डिप्लॉय किया है, हम्म, उसने मार्केट में पैसा लगाया है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है, इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी दिशा देने वाला साबित हो सकता है। प्रवीण सर, अभी आपने जो बताया कि कैश डिप्लॉय किया है, अभी तक काफी लंबे टाइम तक कैश होल्ड करके रखा हुआ था, बिल्कुल। वापस अब बाइंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और तो इसे ये अकेले क्वांट म्यूचुअल फंड की बात रही। तमाम अगर आप म्यूचुअल फंड हाउसेस को देखेंगे, एएमसीज को देखेंगे, उन सब ने पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर कैश को डिप्लॉय किया है। यानी इन तमाम जो एएमसीज हैं, फंड हाउसेस हैं, उनको ये लग रहा है कि बाजार की अब वैल्यूएशन, या बाजार एक तरह से कहें कि क्या बॉटम आउट हो चुका है, ये चीज वो उनके इन्वेस्टमेंट के पैटर्न से दिखाई दे रहा है। तो मतलब एक पैटर्न टाइप ऑफ इसको देख सकते हैं कि ये जो करेक्शन है ये पॉजिटिव वे में हमें देखना चाहिए, जो मार्केट में करेक्शन है उसको पॉजिटिव वे में आप एक इन्वेस्टर के तौर पर अगर आप यहाँ से इंडिकेशन लेते हैं, चाहे संदीप टंडन हो या जो दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जो ये कह रहे हैं कि आप ये मौका है पैसा लगाने का, उसको आप एक संकेत के तौर पर देख सकते हैं कि हाँ साहब, यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, तो ये साफ है कि मार्केट करेक्शन जो अभी चल रहा है, ये बहुत लोग इसमें पैनिक कर रहे हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ही है। जैसा आपने बताया, पैंडेमिक के बाद से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस टाइम पे इन्वेस्ट करना। हाँ, हालांकि आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट किस हद तक आप कर सकते हैं वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सर, अभी जो संदीप जी बता रहे हैं कि मतलब आप ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पैंडेमिक के बाद से, हम जो मार्केट की स्थिति देख रहे हैं वो मेल खाती हुई नजर नहीं आ रही है उनके स्टेटमेंट से। मार्केट कुछ और बता रहे हैं, गिरावट लगातार बनी हुई है यहाँ पे, जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कुछ और है। तो फैक्ट्स जो है यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है? मतलब आपको नहीं लग रहा है सिचुएशन वैसी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने भी कुछ रिस्क फैक्टर यहाँ पे संदीप टंडन ने भी रिस्क फैक्टर बताए। जैसे उन्होंने कहा है कि साहब सप्लाई चेन के इश्यूज हो सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है उसकी वजह से इश्यूज पैदा हो सकते हैं। एक इनपुट की जो कॉस्ट है वो बढ़ी। अगर आप इंडियन इम्पोर्टर्स के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट एक क्राइसिस में है। लेकिन इसके साथ ही दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो ये बताते हैं कि शायद चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं। मसलन रुपया एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप देखेंगे तो इस साल जनवरी से अब तक 5 से 6% के आसपास रुपया डाउन हुआ है। डॉलर के मुकाबले 95 के लेवल को क्रॉस कर गया था, अभी भी 94, और आज का मैं भाव देखूं तो 94.53 रुपये पर डॉलर का रेट यहाँ पे रुपए का चल रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर है एफआईआईज की बिकवाली। अगर आप देखेंगे तो इस साल जनवरी से अब तक 1,92,000 करोड़ रुपए की एफआईआई जो है वो नेट सेलिंग भारतीय बाजार में कर चुके हैं। बहुत लंबी चौड़ी बिकवाली लगातार एफआईआई, और पिछले अगर आप 1.5 साल के तकरीबन जो दौर है, 1.5 साल से ज़्यादा का, उससे एफआईआई का ट्रेंड एक तरफा दिखाई दे रहा है। अप्रैल की अगर आप बात करेंगे, जब मार्केट ठीक ठाक रहा, तब भी 60,000 करोड़ की एफआईआई की बिकवाली रही है। लेकिन इसके उलट डीआईआई या जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनमें म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, एलआईसी आती है, इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बाजार में यहाँ पे दिखाई दिया। डीआईआई ने इस साल अब तक एक तरफ एफआईआई नेट सेलर रहे हैं, डीआईआई नेट बायर रहे हैं। तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का मुस्कान इन्होंने कैश जो है वो बाजार में डीआईआई ने लगाया है। तो बाजार अगर बड़ी गिरावट से बचा है तो उसकी बड़ी वजह डीआईआई रहे हैं, और आपके जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी एक फैक्टर आप मान सकते हो। एक और बहुत महत्वपूर्ण डेटा है जो ये बताता है कि किस तरह से जो डीआईआईस को पैसा बाजार में लगाना पड़ा, और उसकी बड़ी वजह ये रही कि जो एसआईपीज हैं, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो प्लान है, वहाँ इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा रोका नहीं। दरअसल मार्च का आंकड़ा बताता है, अप्रैल के आंकड़े आए नहीं है, मार्च का आंकड़ा बताता है कि मार्च में एसआईपीज के जरिए 32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनफ्लो हुआ, और जो अब तक का रिकॉर्ड है। 30,000 करोड़ रुपए के आसपास के हमने इससे पिछले नंबर देखे थे। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे हमने बनता हुआ देखा था। इसके अलावा 2-1 फैक्टर और हैं जो थोड़ा पॉजिटिव साइड में जाते हैं अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे। और ये बात संदीप टंडन ने अपनी जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने बात कही भी है कि भारत की इकोनॉमी यहाँ पे रेजिलिएंट
नजर आती है। मसलन सरकार का भी एक 2 दिन पहले का मंगलवार का सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आया, जिसमें इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम को में 18,000 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए, अप्रूव किए। और सरकार ने ये कहा कि इस स्कीम को मंजूर करने से जो कोविड के टाइम पे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू की गई थी, उसके के तहत अब सरकार ने जो इसको अप्रूवल दिया है, वहां से 2.5 लाख करोड़ का क्रेडिट फ्लो आएगा। ये पूरा का पूरा जो स्कीम है वो दरअसल एविएशन सेक्टर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, इनके लिए टारगेटेड है। तो सरकार बचाने की, एक तरह से जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस आई है वहां से इसको बचाने की कोशिश कर रही है। एक नंबर अगर आप गौर करेंगे तो वो जीएसटी का नंबर आता है। जीएसटी और कार में 2 और आंकड़े बताऊंगा। अप्रैल का जो नंबर है वो ये बताता है 2,11,000 करोड़ रुपए का नेट जो है वो जीएसटी सरकार के खजाने में आया। और ये बहुत बड़ा नंबर है इस लिहाज से कि क्योंकि ये माना जा रहा था कि जब पिछले साल सितंबर में सरकार ने ऐलान किया और उसके बाद जीएसटी के रेट कट हुए, तब से ये लग रहा था कि जीएसटी के जो जीएसटी का जो इनफ्लो है या जीएसटी के नंबर है वो घटते हुए नजर आएंगे, सरकार के खजाने में कमी आएगी। तो जीएसटी का नंबर 7.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ बढ़ता हुआ नजर आया। इसके साथ आप कार सेल्स का और नंबर जोड़ लीजिए। अगर हम अप्रैल के आंकड़े देखते हैं तो लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा, 4,70,000 के आसपास पैसेंजर व्हीकल या कारें जो है वो बिकी। और पिछले अगर आप साल को देखोगे तो तकरीबन रिकॉर्ड नंबर में 46-47 लाख कारें जो है पिछले साल बिकी। तो भारतीय इकोनॉमी दरअसल एक मजबूत मुकाम पे यहाँ पे नजर आती है, भले एक्सटर्नल हेडविंड्स बहुत तगड़े हैं। रुपया और एफआईआईज की सेलिंग, ये 2 बड़े नेगेटिव पॉइंट अभी भी बने हुए हैं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं डीआईआई और जो आप कार सेलिंग बता रही है, ये चीजें बैलेंस कर देती हैं काफी। देखिए, आप डिपेंड इस बात पे करता है कि एक्सटर्नल फैक्टर में, जैसे अब क्रूड का दाम, क्रूड अगर ऊपर गया, अभी गिर के $94-95 के आसपास आया है, लेकिन क्रूड $126 तक जा चुका है मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से। ईरान अमेरिका का जो वॉर है, क्या जो लड़ाई है, वो अगर नहीं रुकती या वो अगर एस्केलेट होती है तो यहाँ से एक बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। वो भारत की पूरी इकोनॉमी, क्योंकि हम अगर आप देखोगे तो लगभग 88-89% हम जो है क्रूड वो इम्पोर्ट करते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चूंकि फंसा हुआ है, तो वो सब ये एक्सटर्नल जो हेडविंड्स है वो भारत के लिए थोड़े से, और अगर एक्सटर्नल हेडविंड्स मान लीजिए मुश्किलें बढ़ती हैं तो वो बाजार पर सीधा असर दिखाती हैं। चलिए, ये तो तमाम फैक्टर्स थे जो हमने एक बार समझने की कोशिश की कि अगर गिरावट आ रही है, जो फैक्टर्स जैसे कि जो संदीप टंडन जी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा मौका हो सकता है, तो अगर अच्छा मौका है तो कौन से फैक्टर्स कंसिडर करके वो ये चीज़ें बता रहे हैं। नेगेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आप बता रहे हैं कि कुछ कुछ नेगेटिव वे में काम कर सकती हैं, भले ही वो रुपया का गिरना हो गया या फिर एफआईआई का जो सेलिंग है वो हो गया। तो ये तमाम फैक्टर्स को देखते हुए उन्होंने ये बात बोली। और देखिए, अभी जो चल रही है सिचुएशन, जो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, मार्केट लगातार गिरता ही चला जा रहा है। जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि मई में अभी मतलब अप्रैल में थोड़ा सा उठता हुआ नजर आया था, मई में वापस गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे। तो देखिए, ये पूरा जो करेक्शन चल रहा है, सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत स्टेबल रहना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे आपको पैसा लगाना है और सही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप अभी घबरा करके पैसा निकाल लेते हैं, हो सकता है कि जो जैसा वो बता रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद जो सिचुएशन थी, इससे अच्छा मौका शायद आपको नहीं मिलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।